कुंडली मिलन के बाद भी विवाह क्यों टिकता नहीं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ज्योतिष के माध्यम से वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है कुंडली मिलन के बाद भी विवाह क्यों टिकता नहीं। विषय से आपको उसका महत्व एवं गांभीर्य का पता चल गया होगा, जिस कारण आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही यह ज्योतिषीय विश्लेषण आपको पसंद आए तो उसे शेयर अवश्य करें, ताकि यह विषय दूसरों तक भी पहुंच सके। आज समाज को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। वर्तमानकालीन स्थिति को देखा जाए तो अपनी मानसिकता, सामाजिक, पारिवारिक स्थिति कहीं न कहीं बड़े स्तर पर बिगड़ी हुई है, क्योंकि आजकल ज्योतिषियों के पास आने वाले जातकों में सबसे अधिक वैवाहिक समस्या को लेकर आते हैं। एक तो विवाह जुड़ता नहीं, विवाह को विलंब हो रहा है, विवाह संपन्न होने के बाद भी समस्या कम होने की अपेक्षा अधिक बढ़ गई है, विवाह टिकता नहीं या विवाह में फंसाया गया है। ऐसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर आने वाले लगभग 70% जातक होते हैं, जिसने अपने समाज की स्थिति स्पष्ट होती है। अब इन चीज़ों के कारण विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो उसके लिए ज्योतिष को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि ज्योतिषी के पास आने वाले जातकों का पहला प्रश्न होता है, हमने तो कुंडली मिलन करने के बाद विवाह किया था, फिर भी हमारा विवाह क्यों टिका नहीं, फिर कुंडली मिलन का क्या उपयोग। ऐसा प्रश्न जब जातकों का होता है तब बड़ी शांति से स्थिति को संभालना पड़ता है, उन्हें वास्तविकता से अवगत कराना पड़ता है और उसके बाद ही उन्होंने की हुई गलतियों को बताना पड़ता है। हमने यदि सीधे सीधे उनकी गलतियां बताई तो वह अनुचित बर्ताव हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह शॉर्टकट पद्धति मूल रूप से गलत है। आपने कुंडलियों का मिलन किया तो आपका कर्तव्य समाप्त हो गया। कुंडली मिलन करने के बाद आप अपना सांसारिक जीवन सुखकारक होगा, ऐसी जातकों की भावना होती है। मूल रूप से विवाह एक संस्कार है, उसे इतनी सरलता से जोड़ने जाए या संपन्न करने जाए कि कुंडली मिलन के बाद अपना कर्तव्य समाप्त हुआ। अब यहाँ से आगे हमारा सांसारिक जीवन सुखकारक होगा, हमारे सभी स्वप्न पूर्ण होंगे। अब यह क्या होता है, यह जो वाक्य है कि हमारे सभी स्वप्न पूर्ण होंगे, तो उसमें वधू हो या वर हो, उनका यह वाक्य स्व केंद्रित होता है, अर्थात मेरे सभी स्वप्न पूर्ण होंगे, यह उनकी अपेक्षा होती है। वास्तव में वही समस्या उत्पन्न होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि वैवाहिक सुख या दुख यह पूर्ण रूप से आपकी अपनी कुंडली पर निर्भर करता है। दूसरी कुंडली अर्थात जीवन साथी की कुंडली बाद में आती है। जीवन साथी की कुंडली कितनी भी शुभ हो, लेकिन मूल कुंडली से के सुख या मूल कुंडली के दुख में थोड़ा सा निश्चित अंतर आता है, लेकिन मूल कुंडली पूर्ण रूप से बदलाव होना असंभव है। यदि आपकी मूल कुंडली में वैवाहिक सुख का अभाव हो और आपने उत्तम प्रकार से कुंडलियों का मिलन किया, तब भी सामने वाले के ग्रहों से एक दूसरों के साथ मार्गक्रमण करने से केवल कुछ चीज़ों की तीव्रता कम हो सकती है, आपकी मूल कुंडली बदल नहीं सकती। यह बात भले ही कटु हो, लेकिन सत्य है। परिणाम स्वरूप इस बात को आपने स्वीकार करना चाहिए। मूल रूप से प्रश्न यह है कि विवाह क्यों करते हैं, इस पर विचार होना आवश्यक है। यह विचार हर स्त्री पुरुष ने विवाह से पहले अवश्य करना चाहिए। तो विवाह के कई कारण हैं, वास्तव में वह आवश्यकता भी होती है। मनुष्य का जीवन में किसी न किसी के आधार की सहजीवन की आवश्यकता होती है। मूल रूप से
इस पृथ्वी के सभी सजीवों में मनुष्य अत्यंत बुद्धिमान, भावना प्रधान प्राणी है, इसीलिए उनकी ज़रूरतें भिन्न होती हैं। यहाँ अपेक्षा एवं कर्तव्य भी साथ साथ निर्माण होते हैं। अब मनुष्य के मूल प्रवृत्ति के अनुसार वह अपेक्षाएं अधिक रखता है और उस तुलना में कर्तव्य में कम पड़ता है। यही वास्तव में चूक होती है। परिणाम स्वरूप वैवाहिक जीवन में समस्याएं निर्माण होती है। अर्थात घाव हाथ पर लगा है और आप मरहम पैरों को लगा रहे हैं, ऐसा यह प्रकार होता है। आपकी अपेक्षाएं और कर्तव्यों का संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है। आपके जीवन में प्रश्न निर्माण होते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि उनके रेडीमेड उत्तर आप कुंडली में खोजने का प्रयास करते हैं और इसीलिए समस्या निर्माण होती है। अब इस पर उपाय बताया जाए तो मूल रूप से आपके कुंडली में जो दोष है वे आपको समझने चाहिए। अब यहाँ नया प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसा है तो कुंडली मिलन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अपने यहाँ हर चीज़ में नफ़ा नुकसान देखा जाता है। तो कुंडली मिलन इसीलिए करना चाहिए कि विवाह की वास्तविक संकल्पना के अर्थ को हम समझ सकें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। विवाह अर्थात सहजीवन, यह हमारे समझ में आ सके। सहजीवन व्यतीत करते समय स्वयं प्रसन्नता से रहना और जीवन साथी को भी अधिक से अधिक प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना, उसके लिए वैसे अवसर निर्माण करना, उसे उचित सहयोग करना, बाधाएं उत्पन्न होने न देना सहजीवन होता है। उसे उचित प्रकार से करने के लिए विवाह किया जाता है। मनुष्य सुख दुख के क्षणों को बांटने के लिए विवाह करता है। संकट काल में मदद का हाथ प्राप्त करने के लिए विवाह करता है। आधार प्राप्ति के उद्देश्य से विवाह करता है। लेकिन हमारे यहाँ विवाह करते समय ऐसी भावना तैयार होने लगी है कि मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, या वह पूर्ण होने पर ही मेरा जीवन साथी अच्छा है, या तभी मेरा वैवाहिक जीवन सुखकारक होगा। क्या मुझे नौकरी करने वाली पत्नी मिलेगी? ऐसे जातक के मन में विचार स्पष्ट होता है कि पत्नी ने नौकरी करनी चाहिए, हर महीने पगार घर में लाना चाहिए ताकि हमें आर्थिक संपन्नता प्राप्त हो सके। या किसी लड़की के मन में भी स्पष्ट होता है कि इतना पैकेज मिलने वाला बड़े शहर में नौकरी करने वाला लड़के से मेरा विवाह होना चाहिए ताकि घर में संपन्नता रह सके, उच्च जीवन शैली हम व्यतीत कर सके। इस प्रकार के विभिन्न विचार, अपेक्षा, इच्छा युवक युवतियों के मन में पहले से होते हैं। आप विवाह करते समय ऐसी संकल्पनाएं मन में रखकर विवाह करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन में समस्याएं निर्माण हुई है, तो वह आपके विचार अनुचित है। आज की युवा पीढ़ी को विवाह शब्द का वास्तविक अर्थ कहीं न कहीं समझाने की आवश्यकता है। वास्तव में उनके माता पिता का समुपदेशन भी होना चाहिए, क्योंकि वह भी अपने लड़के या लड़की का विवाह निश्चित करते समय सबसे पहले आर्थिक, उसके बाद सामाजिक, शिक्षा, रंगरूप, इन चीज़ों को देखते हैं। यहाँ तक कि इन्हीं चीज़ों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन भाव भावना या विवाह के मूल उद्देश्य का विचार ही किया नहीं जाता। यहीं पर ज्योतिषी का वास्तविक काम शुरू होता है। फिर चाहे आप पारंपरिक पद्धति से गुण मिलन करते हो या आधुनिक पद्धति से गुण मिलन करते हो, बदलते समय के अनुसार, बदलती ज़रूरतों के अनुसार गुण मिलन करना चाहिए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि वधू वर को उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। अब वधू वर को मार्गदर्शन करना क्या होता है? तो सबसे पहले उन्हें विवाह का वास्तविक अर्थ बताना चाहिए। उनकी कुंडलियों को देखकर ज्योतिषीय समुपदेशन करना चाहिए। अब किसी कुंडली में लग्नेश सप्तमेश में षडाष्टक योग है, ऐसी भी कई कुंडलियाँ हमारे पास आती हैं।
कुंडली में ऐसे योग वाली लड़की विवाह के पहले से ही जीवन साथी के संदर्भ में शत्रुत्व की भावना रखकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत करती है। उसके मन में यह स्पष्ट होता है कि यह ऐसा ऐसा करेगा, केवल अपना ही देखेगा, हमें परेशान करेगा। साथ ही ऐसा लड़का जिसकी कुंडली में लग्नेश सप्तमेश में षडाष्टक योग है, उसकी भी इसी प्रकार की मानसिकता पहले से रहती है। ऐसी कुंडली जब हमारे सामने आती है तो उन्हें समझाना चाहिए कि जीवन साथी आपके जीवन में सहयोग करने के लिए आ रहा है, इसीलिए आपको भी उसे सहयोग करना चाहिए, वैसी मानसिकता बनानी चाहिए। सच कहे तो जीवन साथी जैसा है वैसे उसे स्वीकार करना, यह सफल वैवाहिक जीवन का राज है। कुंडली में इस प्रकार के कई योग होते हैं। उस अनुसार कुंडली के दोषों को पहचान कर उनका उचित विश्लेषण किया जाए, उस अनुसार जातक को उचित मार्गदर्शन किया जाए तो उनका वैवाहिक जीवन सफल हो सकता है। अब कुंडली में राशि स्वामी अशुभ स्थान पर हो तो जातक की मानसिकता बिगड़ी हुई रहती है। कई कुंडलियों में चतुर्थेश विभिन्न पद्धतियों से सामने आता है या कहीं न कहीं अशुभ स्थिति में रहता है। राशि स्वामी पर उसका बड़ा प्रभाव रहता है। ऐसे जातकों को शांति से कहना चाहिए कि विवाह आप दोनों का है, इसीलिए आप दोनों अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। माता पिता के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करें, लेकिन आपके अपने निर्णय आप स्वयं लें। उन निर्णयों के कारण आपने सांसारिक जीवन में बाधा उत्पन्न न होने दें। ऐसा करने पर ही आपका वैवाहिक जीवन सुखदायी हो सकता है। सुबह क्या भोजन बनाया, कोई क्या बोला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसी हर चीज़ यदि आप अपने माताजी को बताएं तो आपके वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से समस्या निर्माण होगी, क्योंकि अपनी माताजी को बताते हुए कोई भी लड़का या लड़की मूल प्रवृत्ति के अनुसार अच्छी चीज़ें नहीं बताएंगी। उसमें नकारात्मक वार्तालाप अधिक होगा। अर्थात आज भिंडी की सब्जी बनाई है, तुझे तो वह अच्छी नहीं लगती, फिर क्यों बनाई। अर्थात सादी भिंडी की सब्जी के कारण उनमें मनमुटाव के बीज बोए जाते हैं। इस प्रकार कई विषय हैं जो पति पत्नी से संबंधित होते हैं। ऐसे विषयों पर बाहर कहीं पर भी वाच्यता होना नहीं चाहिए। परिणाम स्वरूप मैं भी उस पर अधिक संभाषण कर नहीं सकती। फिर भी जो विषय दोनों के होते हैं वे केवल दोनों तक ही सीमित रहना चाहिए। बेडरूम की बातें बेडरूम में, किचन की बातें किचन में, इसका विभाजन आपको आना चाहिए। आज के बदलते काल के अनुसार समाज की मानसिकता में बड़ा बदलाव हुआ है। उस बदली हुई मानसिकता के अनुसार कुंडली को देखकर, उसके दोष देखकर हमें सबसे पहले जातक को बताना चाहिए कि विवाह के बाद कहाँ क्या और कैसे मानसिक बदलाव करना है। उसके बाद जिस कुंडली से मिलन करना है उसने क्या मिलन करना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए, यह उस व्यक्ति को बताना चाहिए। उसके लिए वैसी मांग करनी चाहिए। अर्थात कुंडली मिलन के लिए यदि माता पिता या रिश्तेदार आए तो उन्हें बताना चाहिए कि कुंडली मिलन करने के लिए हमें वधू और वर के साथ बात करनी है। वे सामने आने के बाद उन दोनों को एक दूसरे के प्रश्न बताने चाहिए, उनके अपने प्रश्न बताने चाहिए। आपको कहाँ और क्या जोड़ना है, कहाँ जागरूक रहना है, इस संदर्भ में विस्तार से बताना चाहिए। ऐसा होने पर उन्हें वास्तविकता से आधुनिक गुण मिलन कहा जा सकता है। केवल कुंडली मिलन करने से विवाह सफल नहीं होगा, क्योंकि उससे आपके कुंडली के दोष नहीं मिटते हैं। यह भले ही कटु है लेकिन सत्य है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। इस विषय को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।